हेलो मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाठशाला सर जी में। तो जैसा कि आप जानते हैं आपका प्लेलिस्ट तो चल ही रहा है। क्या है आपका अभ्यास से 1 पार्ट नंबर 7। ठीक है, कौन सा नंबर है ये? पार्ट नंबर 7। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 और उसके आगे आने वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पास लिखा हुआ है, हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड 7 से 11 तक भी कर लिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 12 से 16 तक भी कर लिया है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, क्या लिखा है? प्रश्न क्रमांक 17 से 19 तक दीर्घ उत्तरी है। ठीक है, लॉन्ग आंसर, जिसमें प्रत्येक पर कितना अंक है? 5 अंक। तो 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन आज हम लोग देखने वाले हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्या लिखा है? मोहन ने बैंक में 100 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। ठीक है, आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर कितना है? 6% वार्षिक, तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी? ठीक है, आवर्ती जमा खाता मतलब क्या होता है? उसमें हर महीने कुछ ना कुछ पैसे जमा किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आवर्ती जमा खाता। और कुछ टाइम बाद उसमें इंटरेस्ट मिलता है। तो पूछ रहा है 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसमें हमको निकालना है कि टाइम कंप्लीट हो जाने के बाद कितनी धनराशि उसको मिलने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया? मासिक किस्त, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? मूलधन। तो मोहन जो है वो कितनी धनराशि जमा करता है? 100 रुपए। ठीक है, क्या करता है? 100 रुपए प्रति माह। प्रति माह मतलब हर एक महीने में। उसके बाद है किस्तों की संख्या। ठीक है, तो किस्तों की संख्या क्या है? उसने कितने साल के लिए बोला? 5 वर्ष के लिए। ठीक है, 5 वर्ष। तो अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर किस्तों की संख्या है, हर महीने देना है। तो टोटल 5 साल के लिए, और एक साल में आपके कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60 किस्त आप कहते हैं। एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 60। उसके बाद ब्याज की दर कितना है आपका? 6%। ये सब कहाँ से है? क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये आपका ब्याज का क्या है? फॉर्मूला, मासिक किस्त इंटू दर बटे 100 इंटू 1/12, किस्तों की संख्या इंटू किस्तों की संख्या प्लस 1/2। चाहो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट ये वाला भी लिख सकते हो। क्या लिखा है? P इंटू आर अपॉन 100 1/12 इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है। ठीक है, तो P का वैल्यू कितना है आपके पास? 100। R का वैल्यू कितना है आपके पास? 6। और यहाँ पर अपॉन का 100 1/12 1/12। अब n का वैल्यू कितना है? हमेशा माह में होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका 60। उसके बाद 60 + 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 100 से 100 आपका क्या हो गया? कैंसल। 6 1 जा और 6 2 जा। तो यहाँ पास आपके पास बचने वाला है 1/2। उसके बाद यहाँ से इसको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 60 को 2 से भाग देंगे तो ये बनेगा आपका 30। ठीक है, इंटू 60 + 1, ये हो जाएगा आपका 61। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 1 कम 3 6 दिया आपका हो जाएगा 18 और 0 का 0/2। तो 2 से भाग देंगे, 1830 का आधा सीधा लिख सकते हैं 915 रुपए। तो 915 रुपए क्या है? आपका ब्याज है। लेकिन 5 वर्ष बाद आपको मिलेगा, तो आपने कितना पैसा जमा किया है वो प्लस आपका ब्याज दोनों मिलेगा। तो देखते हैं आगे, यहाँ पास लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे? 5 वर्ष पश्चात प्राप्त होने वाला कुल, या कुल धन भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुल राशि। तो इसका भी क्या है? आपका फॉर्मूला लगेगा कि हमने मूलधन इंटू एन, ठीक है, प्लस आपका ब्याज। ठीक है, मूलधन इंटू कितनी बार जमा किया? तो हमने 60 बार टोटल 5 साल तक जमा किया, प्लस आपको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो आपका पी कितना है यहाँ पास? 100 रुपए है। कितने बार जमा किया हमने? 60 बार टोटल 5 सालों में। और ब्याज कितना है हमारा? 915 रुपए। 915, ये कितना हो जाएगा? 6 कम 6, उसके बाद 3 0 मतलब 6000 प्लस 915, ये हो जाएगा 6915 रुपए। तो मोहन को इतनी राशि लास्ट में क्या होगा? प्राप्त होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर आवर्ती खाता वाला रहेगा।
तो इस फॉर्मूले से आपको बनाना है इस तरीके से। ठीक है, शॉर्ट रिविजन करते हैं। मासिक किस्त कितना था आपका 100 रुपीज, किस्तों की संख्या एंड वर्ष में दिया तो हमने किस में चेंज किया, महीने में। 12 का मल्टीप्लाई, एक साल में आपके 12 महीने होते हैं। ब्याज की दर 6%, फॉर्मूला P इंटू आर अपॉन 100 1/12 एन इंटू एन प्लस 1/2। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 915। ठीक है, तो ये 6000 तो हमारा ही पैसा है क्योंकि 100 रुपए हर महीने दे रहे कितनी बार, 5 साल तक। उसके बाद 915 हमको ब्याज मिला, दैट्स इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का जो अथवा है, ठीक है, उस पे आते हैं। कितने मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए। और आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए तो क्या लिखा है, वित्तीय वर्ष 2008-9 में रमेश की कुल वार्षिक आय, ठीक है, इसको नोट करेंगे, कुल वार्षिक आय कितना है, 3 लाख रुपए थी। ठीक है, वार्षिक आय कितना था, 3 लाख रुपए। वह सामान्य भविष्य निधि खाते में 1000 रुपए प्रति माह, एक सामान्य भविष्य निधि में 1000 रुपए प्रति माह जमा करता था। उसने 12000 रुपए की वार्षिक जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम दिया था। ये 12000 रुपए क्या है, वार्षिक, मतलब साल में एक बार दिया है, और 1000 रुपए प्रति माह। उसके बाद यदि 1.5 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं, 1.5 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं, और 1.5 लाख रुपए से अधिक आय का 10% की दर से आयकर देय हो। ठीक है, इन सब बातों को याद रखना है। सभी बचत छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए हो। ठीक है, जितना भी बचत हो जाए उसमें कितना होना चाहिए, 1 लाख रुपए तक ही छूट मिलेगा। किस पे, सभी बचत पर छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए हो। उसके द्वारा देय आयकर की गणना कीजिए, जहां शिक्षा उपकर आयकर का 3% होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए इसको फटाफट बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास 6 स्टेप है। सबसे पहला क्या है आपके पास, कुल वार्षिक आय कितना है, छूट हेतु बचत राशि, तीसरा नंबर है कर योग्य आय, आयकर है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन के हिसाब से रहेगा, 1.5 लाख पर इसमें 0 बोला है, और 1.5 लाख से अधिक पर कितना है 10%। शिक्षा उपकर आयकर का 3% होगा, कुल देय आयकर। चलिए बनाते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, कुल वार्षिक आय। हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो हल और यहाँ पास आ जाएगा, आपको दिया है क्योंकि क्वेश्चन में काफी सारी चीजें क्या है दिया। तो कुल वार्षिक आय था, तो रमेश का जो वार्षिक आय कितना है, 3 लाख रुपए। ये हो गया हमारा 3 लाख रुपए उसका वार्षिक आय। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख। उसके बाद निकालेंगे हम लोग पॉइंट नंबर 2। क्या लिखा हुआ है, छूट हेतु बचत राशि। छूट हेतु बचत राशि मतलब उसके वार्षिक आय में क्या क्या चीज में हमको छूट मिल सकता है। यहाँ पे लिखेंगे हेतु बचत राशि। तो पहला चीज क्या करता था, वो सामान्य भविष्य निधि में जमा करता था। यहाँ पे लिख लेंगे सामान्य भविष्य निधि। ठीक, तो इसमें क्या करता था वो, 1000 रुपए हर महीने देता था। तो टोटल आ गया आपका 12,000 रुपीज। ठीक है, 1000 रुपए हर महीने देता था, तो कितना आ गया 12,000 रुपए। सेकंड नंबर का पॉइंट है इनका, क्या करते थे, जीवन बीमा पॉलिसी या जीवन बीमा लिख लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जीवन बीमा पॉलिसी कैसे दिया था, साल में एक बार। तो कितना हो जाएगा आपका 12,000, ये भी हो जाएगा। तो दोनों को मिला के टोटल कितना हो गया आपका, कुल जमा राशि यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 12,000 और ये 12,000 हो गया आपका 24,000 रुपए। ठीक है, कुल ये मतलब इसमें हमको क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। तीसरा है कर योग्य आय। तो तीसरे नंबर पॉइंट पे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितना था, तो टोटल हमारे पास कितना था 3 लाख रुपए। ठीक है, ये वार्षिक है पूरा साल का, जिसमें हमको 24,000 पे क्या नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 लाख रुपए 76,000, 2,76,000 रुपए। तो इसमें हमको क्या देना है, टैक्स देना है। चलो अब चौथे नंबर पॉइंट पे आते हैं हम लोग, आयकर की गणना करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चौथा पॉइंट क्या हमारा, आयकर। हमारी आय पे क्या लगने वाला है, कर। ठीक है, तो इस आयकर में भी क्या लिखा है, 1.5 लाख रुपए तक क्या लगेगा, 0 टैक्स लगेगा। तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट 1,50,000 रुपये तक
शून्य, मतलब 1.5 लाख रुपए तक कोई भी हमको टैक्स नहीं देना है। ठीक है, तो 2,76,000 रुपए था, इसमें से 1.5 लाख हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट बोल रहा है 1.5 लाख से अधिक पर आपका 10% लगेगा। तो 1.5 लाख से कितना अधिक है उसको निकालते हैं हम लोग। तो हमारे पास टोटल कितना है, 2,70,000 माइनस 1,50,000। तो यहाँ से फाइनली आपका बचेगा, एक तो चलेगा, इसमें से 50 भी चलेगा। ठीक है, 1,26,000, 1,26,000 का 10%, इसको यहाँ पे लिख देते हैं का 10%, ये भी आ जाएगा। ठीक है, इतने का 10% लगने वाला है, का 10%। 10% कैसे निकालेंगे, 10 को लिखेंगे ऊपर, नीचे आ जाएगा आपका 100, 1 जीरो से ये कैंसिल, 1 जीरो से ये, 1 जीरो से ये, 1 जीरो से, तो कितना आ गया, 2 जीरो बचेगा, 1 2 6 और यहाँ पर 00, ये हो गया 12,600 रुपए। ठीक है, 12,600 रुपए। तो यहाँ पर पॉइंट आएगा हमारा कुल आयकर। फिर हमारे पास कितना आ गया, 12,600 रुपीज। ठीक है, चलो एक बार समझ लेते हैं। 1.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स हमको नहीं देना है। उसके बाद 1.5 लाख से अधिक पर, तो हमारे पास 2,76,000 ऑलरेडी बचा था, उसमें 1.5 लाख हमने निकाल दिया, जिसका 10%, तो कितना है, 1,26,000। 1,26,000 का 10% निकालेंगे तो एक जीरो कैंसिल आ जाएगा, 12,600। तो कुल आयकर हमको कितना देना फिलहाल अभी, 12,600। 5वें नंबर पॉइंट पे आते हैं, शिक्षा उपकर। ठीक है, शिक्षा उपकर, यहाँ पर साफ साफ लिखा है आयकर का 3%। तो आयकर हमारे पास कितना है, 12,600 का 3%, तो कैसे निकलेगा, 12,600 मल्टीप्लाई 3/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 6 × 18 का 8, कैरी 1, 3 × 6 और 1 7, 3 एकम 3, तो 378 रुपए को क्या देना पड़ेगा, शिक्षा उपकर। तो लास्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, कौन सा, कुल देय आयकर। तो हमारे पास कितना था, 12,600 पहले देना था, इसके बाद शिक्षा उपकर मिला के कितना हो गया, 378, 978 रुपीज। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का पूरा क्या हो गया आपका सॉल्यूशन। फटाफट रिवीजन करते हैं इसमें। कुल वार्षिक आय हमारे पास कितना है, 3 लाख रुपए। तो छूट हेतु बचत राशि, तो सामान्य भविष्य निधि में 12,000 रुपए उसने क्या किया है, जमा किया है, 1,000 रुपए 12 महीने तक। जीवन बीमा की पॉलिसी खरीदा है 12,000, तो टोटल कुल जमा राशि हो गया 24,000। तो 24,000 में हमको क्या मिलेगा, छूट। तो 3 लाख में से हमने 24,000 घटाया तो कितना बचा, 2,76,000 रुपए। सिंपल सी बात है। अब आते हैं हम लोग आयकर में, तो बोल रहे हैं 1.5 लाख तक तो भैया कोई भी टैक्स लगेगा नहीं आपका। ठीक है, 1.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स आपका नहीं लगने वाला है। उसके बाद हम देखेंगे कि 1.5 लाख से हमारे पास ज्यादा कितना है, तो 276 में से 1.5 लाख को माइनस किया तो 1,26,000, जिसका 10% लगेगा आपको। तो 10% हमने निकाला 12,600। तो आयकर की राशि कितनी हो गई, 12,600। अब 5वें नंबर में बोल रहे हैं कि शिक्षा उपकर भी लगेगा, आयकर का 3%, तो 12,600 का 3% निकाला, 378। तो कुल देय हो कितना हो गया, 12,600 प्लस 378, जो कि 12,978 है। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सभी को समझ में आएगा, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्या लिखा हुआ है, निम्न त्रिकोणमितीय समीकरण को थीटा के लिए हल कीजिए। मतलब cos थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा cosec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2। इसमें हमको थीटा का वैल्यू या थीटा का मान निकालना है। तो ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है बता देता हूँ पेपर के लिए। ये आपका बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 2017 और 2019 दोनों में आया हुआ है, तीनों साइड में। तो 2023 के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। और कितने मार्क्स का है आपका, ये 5 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए, सबसे पहले लिखेंगे, आपको दिया क्या है, हल अपॉन, ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। ठीक है, इसको बनाने के लिए तो काफी अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग जो सबसे सिंपल है वो कोशिश करते हैं।
क्या लिखा है, कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा। चाहो तो आप इसको यही से 1/sin थीटा में भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले करेंगे कॉस थीटा और कॉस थीटा को कॉमन लेंगे। ये आ गया आपका पहला लाइन, कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1/कॉसेक थीटा प्लस 1, यहाँ से 1/कॉसेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2। पहला लाइन दोनों कॉस थीटा को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। अब आते हैं एलसीएम पे, ठीक है, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो ये आएगा आपका कॉसेक थीटा प्लस 1 एक बार, और ये आएगा कॉसेक थीटा माइनस 1, ठीक है, ये दोनों को हमने ले लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉसेक थीटा माइनस 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, इसका 1 से, तो यहाँ पे आएगा कॉसेक थीटा माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई इससे। अब इसका मल्टीप्लाई भी किससे होगा, इस 1 से, तो यहाँ पास आएगा प्लस का प्लस कॉसेक थीटा प्लस 1। ठीक, यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे, एलसीएम और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखो, आपका +1 और -1 क्या हो गया, कैंसल हो गया, ठीक। कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा, चलो आते हैं अगले लाइन पे। ये बनेगा आपका 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक थीटा, मतलब एक और एक कितना हो गया, 2। अब यहाँ पास लिखा है a प्लस बी a माइनस बी, तो हम यहाँ पास लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये 2 आपका चल ही रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। उसके बाद ये फॉर्मूला लिखा है कॉसेक थीटा और 1 पे, तो आपको एक चीज़ और फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है अभी, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1, तो कॉट का कॉट, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। चलो तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, कॉस थीटा 2 कॉसेक थीटा, इसके बदले क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, ये हुआ। तो इतना ही चीज आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, याद, ठीक है। अगर आप इसको साइन में चेंज नहीं करोगे तो इसी तरीके से बनाओगे, साइन में चेंज करोगे तो ये फॉर्मूला जो है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाले में चला जाएगा, ठीक है। चलो इसी फॉर्मेट में बनाते हैं। अब हम लोग आते हैं अगले स्टेप में, कॉस थीटा का तो आपका क्या रहेगा, कॉस थीटा, ठीक है, ये 2 को वहीं रहने दो। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो बोलोगे सर 1/साइन थीटा होता है, उसके बाद 2 का 2, यहाँ पास क्या बचा आपके पास, कॉट स्क्वायर थीटा 2 का 2। ध्यान से देखो, कॉस थीटा का कॉस थीटा, 2 का 2, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। यहाँ पे लिख भी लेते हैं, क्या किया हमने, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। अब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये क्या होता है आपका, कॉट थीटा, ठीक है। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस, यहाँ पे लिख लेते हैं यहीं पर, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। इसको भी हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। चलो तो कॉस अपॉन साइन क्या बन गया हमारा, कॉट थीटा, ये बना कॉट थीटा, और हमारे पास क्या है, 2 का 2, यहाँ पास एक और है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं, कॉस का कॉस, 2 कॉसेक है तो कॉसेक का 1/साइन, 2 का 2 कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बाद हमने कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। अब ध्यान से देखो, एक कॉट ऊपर है, यहाँ पर कॉट कितनी बार है, 2 बार, तो एक बार बचेगा, क्या क्या बचा हमारे पास, 2 का 2 अपॉन कॉट थीटा एक बार, और यहाँ पास 2 बार, तो दोनों एक बार कट गया, नीचे वाला एक बार बच गया, 2 का 2। अब 1/कॉट थीटा क्या होता है, तो बोलोगे सर tan थीटा, यहाँ पास लिखेंगे हम लोग tan थीटा, ये 2 का आपका 2 और ये 2 का आपका 2, तो हमने क्या फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे, 1/कॉट
थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। सिंपल। अब tan थीटा 2 का 2, ये वाला 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ पे आएगा, डिवाइड में। tan थीटा इज इक्वल टू कैंसल होकर क्या बनेगा 1। ठीक है, अब उसके बाद tan थीटा में 1 किसका वैल्यू होता है ये आपको लिखना पड़ेगा। तो बोलोगे सर tan थीटा में ये होता है tan 45 का। ठीक है, तो कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक, यहाँ पे एक और चीज लिख लेते हैं कि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। तो इस तरीके से थीटा का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 45। चलो फटाफट रिविजन करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए, ठीक है, पेपर के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, cos थीटा और cos थीटा को कॉमन ले लिया कि हमने cos थीटा और cos थीटा को हमने क्या ले लिया, कॉमन। यहाँ पास 1 और 1 बचेगा, बाकी सेम। उसके बाद इन और इन दोनों का क्या लिया हमने, एलसीएम। तो इसका मल्टीप्लाई इस 1 से और इसका मल्टीप्लाई इस 1 से। ठीक है, तो इसके बाद +1 और -1 हो गया कैंसिल। कॉसेक और कॉसेक कितना आ गया आपका 2 कॉसेक थीटा। उसके बाद a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। अब उसके बाद जो हमारा नीचे लाइन पे आ जाते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया है। अब कॉस थीटा का कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, फिर 2 का 2 कॉट स्क्वायर थीटा का कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया यहाँ तक कॉस अपॉन साइन, तो इसको हमने क्या लिखा है कॉट। ठीक है, 2 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। फिर ये 2 था, ये एक बार कैंसर, नीचे वाला बचा, ये 2 कहाँ आएगा इस तरफ नीचे, और 1 अपॉन कॉट क्या होगा आपका tan, 1 अपॉन कॉट क्या होगा आपका tan। फिर 2 कहाँ आया नीचे, फिर ये कैंसिल होके 1। फिर tan थीटा में देखना है हमको 1 किसका वैल्यू होगा, तो tan 45 का, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45। ये रहा आपका सिंपल सा आंसर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 के अथवा में। ठीक है, तो एक मीनार के आधार से, एक मीनार के आधार, ठीक है, जैसे कोई आपका क्या है मीनार, मीनार का मतलब आधार, मतलब नीचे की ओर से एक सरल रेखा में a और b दूरी पर, ठीक है, मान के चलो यहाँ पास a दूरी है और इधर क्या है b दूरी है, कौन बड़ा छोटा पता नहीं, दो बिंदुओं के मीनार से शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, मतलब यहाँ पे शिखर का जो उन्नयन कोण है, ठीक है, वो क्या है आपका 90 डिग्री है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है, क्या बोल सकते हैं, शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण, मतलब दोनों को मिला के कितना होगा 90। तो इन दोनों को मिला के 90 होगा, तो ये भी कितना होगा 90 होगा, मतलब यहाँ पास बोल सकते हैं समकोण बन रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग थीटा ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 है, इन दोनों को मिला के भी क्या होगा 90 है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB होगी। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या आने वाला है डायग्राम। चलो बनाते हैं, ये आपका क्या हो गया मीनार। तो ये मैंने पहले से आपके लिए डायग्राम बना के रखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा समझ भी लेते हैं क्या दिया है। माना AB जो मीनार है, ठीक है, माना AB मीनार है, कौन सा जो AB है वो क्या है आपका मीनार है, तथा आधार B से जाने वाली रेखा पर स्थित, ठीक है, B से जाने वाली रेखा पर स्थित बिंदु P और क्या है Q। तो एक तरफ हमने A ले लिया है, एक तरफ हमने क्या ले लिया है B। अब उसके बाद क्या बोला है, जो P और Q पे कोण बन रहा है वो दोनों क्या है पूरक कोण है, इसको हम लोग थीटा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 90 में से वही थीटा कम हो जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग कुछ चीजों को हमने माना है, क्या माना है, जो ए बी है, ए से बी उसको हमने क्या ले लिया है एच, बी पी, बी से लेके पी तक ये कुछ डिस्टेंस जिसमें बोला था ए दूरी है। उसके बाद बी से लेके क्यू इसको हमने क्या ले लिया है बी। उसके बाद एंगल ए पी बी हमने क्या लिया है थीटा। तो ए क्यू बी क्या होने वाला है, ए क्यू बी आपका 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये बहुत क्या है जरूरी है। अब आते हैं हम लोग बनाने की ओर, त्रिभुज ए बी पी में, ए बी पी में, ठीक है, चाहे आप इस ट्रायंगल में जाओ चाहे आप इस ट्रायंगल में जाओ, दोनों सेम है। तो पहले हम लोग इधर लेते हैं ए बी पी में, तो हमको हाइपोटेनियस से कोई काम नहीं है, हमारे पास क्या है ए है और एच, तो ये क्या है आपका थीटा है, तो ये बेस होगा मतलब आधार, और ये आपका क्या होगा लंब। लंब और आधार से रिलेटेड किस में आते हैं tan थीटा में, तो हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं tan थीटा। तो tan थीटा में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, ठीक है। तो tan थीटा, थीटा तो थीटा है, tan का भी tan है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब परपेंडिकुलर,
तो ये थीटा इसके सामने वाला परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, h, ये हो गया आपका h, और बेस क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे b, p से लेके b तक जिसका वैल्यू क्या है, a है, तो यहाँ पास आ जाएगा आपका a, तो लिख सकते हैं a इंटू tan थीटा इज इक्वल टू h, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, h वहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई a का tan थीटा से, ठीक है, इतना सिंपल सा बात है। यहाँ पास एक चीज और लिख सकते हैं आप लोग, जो परपेंडिकुलर है वो कौन है, यहाँ पास ए बी है, ठीक है, और बेस कौन हो जाएगा आपका पी बी, या बी पी लिख सकते हैं, ठीक, उस हिसाब से एच अपॉन ए। अब आते हैं इस ट्रायंगल पे ए बी क्यू पे। अब त्रिभुज ए बी क्यू, ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या लेने वाले हैं, आधार और लंब, क्योंकि इन्हीं दोनों का क्या है अपने को काम है, ठीक है। यहाँ पास भी आएगा आपका tan, यहाँ पे थीटा की जगह क्या है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक, उसके बाद जो tan थीटा का फॉर्मूला है p अपॉन क्या होने वाला है, b, सेम ऐसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पास वैल्यू चेंज हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो सर बोलोगे तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a tan थीटा इंटू बी कॉट थीटा, इसका मल्टीप्लाई इससे, इधर h इंटू एच, ठीक है, तो a इंटू बी हो जाएगा ये, और tan थीटा कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन tan थीटा, सभी को पता होगा, h इंटू एच क्या हो गया, एच स्क्वायर, ये और ये क्या हो गया आपका कैंसल, यहाँ पास बचा है a b h स्क्वायर, स्क्वायर है, इधर आके क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बनेगा, यहाँ पे लिख देते हैं अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू एच, सिद्ध करना था क्या, कि मीनार की ऊंचाई अंडर रूट ए बी होगा। चलो फटाफट एकदम शॉर्ट रिविजन करते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये तो आपका ट्रायंगल है, सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल में हम लोग क्या लेंगे, tan थीटा, तो हमको इस साइड से और इस साइड से काम है, तो ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर, p अपॉन b, तो हम लोग क्या लेंगे tan थीटा, p अपॉन b हम लोग क्या लेंगे tan थीटा, तो हमको क्या मिलेगा, a tan थीटा इज इक्वल टू h। दूसरा बात, इस तरफ आते हैं हम लोग इस वाले ट्रायंगल पे, तो यहाँ भी हमको इस साइड और इस साइड से क्या है काम है, तो ये भी क्या है आपका आधार और ये भी क्या है आपका लंब, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसमें भी हमको क्या लेना है tan थीटा, लेकिन याद रखेंगे यहाँ पास थीटा का वैल्यू क्या है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा बाकी सेम रहेगा, इधर से h अपॉन बी आ रहा है, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, ठीक है। तो उसके बाद हमको ये इक्वेशन मिला और एक ये, तो हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से पता चला a tan थीटा इंटू बी कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है 1 अपॉन tan, तो tan से tan कैंसल, ठीक है, इधर h इंटू एच, एच स्क्वायर, तो ए बी इज इक्वल टू एच स्क्वायर, स्क्वायर इधर आके क्या बनेगा, रूट अंडर रूट ए बी। तो ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आएगा, तो जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आप कहना चाहते हैं हमें कमेंट के द्वारा कह सकते हैं। अब आपके पास सिर्फ क्वेश्चन नंबर केवल 19 बचा हुआ है और 19 का और, तो हमें पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 18 तक आपके लिए सभी करा दिया है, तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।